देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर बट ऑफ हायर डिग्री का लास्ट क्लासिफिकेशन। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x। लास्ट में है क्लैरेट इक्वेशन। क्लैरेट इक्वेशन कुछ नहीं है, ये सॉल्वेबल फॉर y का ही स्पेशल केस है और कुछ नहीं है। बट क्योंकि इसको क्लैरेट ने स्पेसिफाई किया था इसलिए उसके नाम पे उस मैथमेटिशियन के नाम पे इसको क्लैरेट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये सॉल्वेबल फॉर y का स्पेशल केस है। कैसे आप देखो क्या बोल रहा है, एक ही लाइन में इसका डेफिनेशन है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू px प्लस f ऑफ p इज नोन एज क्लैरेट इक्वेशन। y इक्वल टू px प्लस f ऑफ p, क्लियरली y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड p की बात हो रही है, तो मैंने इसीलिए बोला ये सॉल्वेबल फॉर y का स्पेशल केस है। क्लैरेट ने ये बताया कि यदि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में है, मतलब y फिक्स, y एक है इक्वेशन में, ये वाला टर्म फिक्स है, px है टर्म, इसके अलावा आपके पास f ऑफ p मतलब हो सकता है यहाँ tan इनवर्स p आ जाए, हो सकता है यहाँ 1 by p आ जाए, हो सकता है p क्यूब आ जाए, हो सकता है p क्यूब अपॉन 4 आ जाए, या हो सकता है कि साइन इनवर्स p आ जाए, यानी p का कुछ भी फंक्शन आए लेकिन सिर्फ p रहे, उसके अलावा कोई वेरिएबल ना रहे, तो उसको क्लैरेट इक्वेशन बोलेंगे। और उसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, p की जगह पे c रखना है बस, और p की जगह c रख दोगे तो ये px प्लस f ऑफ p जो है वो हो जाएगा cx प्लस f ऑफ c, यानी जो p है उसकी जगह खाली c आ जाएगा, तो px प्लस f ऑफ p की जगह cx प्लस f ऑफ c हो जाएगा। ये होने के बाद जो है ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा किसका, क्लैरेट इक्वेशन का। अब बात आ जाती है कि ये p बराबर c कहां से आया, तो उसका दिया गया है कि भाई सॉल्वेबल फॉर y रहता है तो उसको आगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो, आप डिफरेंशिएट करते हो इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में। आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, x के रेस्पेक्ट में। तो यदि आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा, y का हो जाए, यदि आपने डिफरेंशिएट कर दिया मतलब मैं सॉल्वेबल फॉर y का मेथड यहां लगा दे रहा हूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy by dx, यानी p हो गया, px है, p को रख के x को करोगे 1, x को रख के p को करोगे dp by dx, यहां तक ठीक है। f ऑफ p का f डैश p और p का dp by dx, ये भी ठीक, दोनों साइड से p कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास एक ही साइड, इसमें से भी dp by dx को आप कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x प्लस f डैश p। अब जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, चाहे सॉल्वेबल फॉर y हो या सॉल्वेबल फॉर x हो, dp by dx या dp by dy वाले टर्म को ही हमें आगे सॉल्व करना है। यहाँ तो dp by dx के साथ और कुछ मिला ही नहीं, तो dp by dx बराबर हो जाएगा 0, dp by dx बराबर 0, dp by dx बराबर 0, और या dp बराबर क्या हो जाएगा 0 इंटू dx, इंटीग्रेट करोगे तो p आ जाएगा 0 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा c, मतलब p बराबर क्या आ गया c। तो कुल मिलाकर के p की वैल्यू c आई, और आपको पता है कि p को एलिमिनेट करने के लिए रखा जाता है जो गिवन इक्वेशन होता है वहां पर, तो p बराबर c आप रखोगे गिवन इक्वेशन में, तो cx प्लस f ऑफ c आ जाएगा। तो क्लियर सी बात है, इसी आर्टिकल के आधार पर हमें सारा काम करना है, हमें ये आर्टिकल बार बार नहीं एक्सप्लेन करना, सीधा सा यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट दिया है, आप देखो लिखा है कि hence the solution of the Claret equation is obtained on replacing p by c, बस इतना ही किया है। क्या लिखा है, solution of the Claret equation is obtained on replacing p by c, replacing p by c, p को c से रिप्लेस कर दोगे, यही कहलाएगा क्लैरेट इक्वेशन। जैसे ये देखो, ये आपको दिया सॉल्व p इक्वल टू साइन y माइनस xp, ऑल्सो फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन अभी बताता हूं क्या है, पहले देखो जो पहला पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा। क्या दिया है, p बराबर साइन y माइनस एक्सपी, पहले साइन को ट्रांसफर कर दो,
तो ये हो गया साइन इनवर्स p बराबर y माइनस एक्स पी या पी एक्स लिख दो। अब माइनस पी एक्स को ट्रांसफर कर दो तो आपका इक्वेशन हो गया y बराबर पी एक्स प्लस, यानी इसको इधर ही ट्रांसफर कर रहा हूं, साइन इनवर्स p। अब आप देखो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्लेरेट के अनुसार y फिक्स होना चाहिए, px फिक्स होना चाहिए। फंक्शन ऑफ p की जगह पर आपको मिलना चाहिए कोई p का ही फंक्शन, उसमें कोई अदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट वगैरह हो सकता है, ये p की जगह p/2, p/4, p+1, p²+1 ये सब हो सकता है, पर xp, p+x, p+y ये सब नहीं होगा। इस फॉर्म में आ गया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपली क्या लिखा है, y इक्वल टू px प्लस साइन इनवर्स p विच इज द क्लैरेट इक्वेशन। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या लिखा, c रख दिया, y इक्वल टू cx प्लस साइन इनवर्स c। ये पार्ट 1 आपका खत्म, मतलब क्वेश्चन का पार्ट 1 खत्म, सॉल्व करने वाला पार्ट खत्म हो गया। इतना ही लिखना है, 2 लाइन में खत्म। मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, ऐसा डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन देगा। तो अब उसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये मेथड दिया, ऑब्जर्वेशन। To obtain the singular solution, we proceed as follows. Singular solution बोलते हैं किसको? इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो आपने पहला पार्ट का निकाला, p की जगह c रख के, वो जनरल कहलाता है। सिंगुलर के लिए स्टेप नंबर 1, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन बाय रिप्लेसिंग p by c। मतलब ये जो जनरल सॉल्यूशन मिला, ये पहला स्टेप हो गया। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू c, जो कांस्टेंट आपको मिला है उसी के रेस्पेक्ट में आप पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो बोल रहा है। और डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो आपको जनरल सॉल्यूशन वाला इक्वेशन मिला और जो डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन मिला, उन दोनों से आप c को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेटिंग c फ्रॉम 3 and 4 which will be give the singular solution। तो जैसे देखो y बराबर cx प्लस साइन इनवर्स c आ गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे c के रेस्पेक्ट में, तो ये y तो 0 हो जाएगा भाई, यहाँ c है तो आपका x कांस्टेंट, आपका x मतलब c के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो c का 1 आ गया, x बचा, और साइन इनवर्स c का हो गया 1/√1 माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ और यहाँ से, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू। तो ये c की वैल्यू इस टाइप की आएगी एलिमिनेट करने से। जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में एलिमिनेट हो, यदि एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो सिर्फ आप लिख सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि बाय एलिमिनेटिंग c फ्रॉम 1 and 2 we get सिंगुलर सॉल्यूशन। आप ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि ये एकदम इजी इक्वेशन नहीं है। ये ऐसा इक्वेशन नहीं कि सिर्फ नॉर्मली जोड़ घटा के सॉल्व हो जाए। c निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा, सेम टर्म है नहीं, इसमें c का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप इसको एलिमिनेट करा दोगे, फिर ये वैल्यू, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा ये। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एंड में कि भाई हमको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, जो डिफरेंशिएट किए हैं c के रिस्पेक्ट में वो इक्वेशन, और जो जनरल सॉल्यूशन मिला है, दोनों इक्वेशन की हेल्प से वी कैन एलिमिनेट c एंड गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन। इस तरीके से भी हम लिख कर छोड़ सकते हैं। यदि सॉल्व करना पॉसिबल होगा इजीली, तो आप उसको सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल देना, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिलते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से यदि आपको इजीली मिल जाता है, तो मिल जाने के बाद आप उस वैल्यू को रख दोगे जो एक्चुअल जनरल सॉल्यूशन था वहां पे, विच इज द डिजायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये आपका क्लेरेट इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। क्लेरेट में 2 फॉर्मेट मिलेंगे, एक जो आसानी से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सके, दूसरा जिसको रिड्यूस किया जाए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरेट फॉर्म। Many equation of the first order but of higher degree can be easily reduced to the Claret form by making suitable substitution। लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं वो कोई फिक्स नहीं रहता। Many equation of the first order but of higher degree
can be easily reduced to the Claret form by making suitable substitution. Substitute करके भी हम इक्वेशन जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको क्लैरेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है कि उसको चेंज किया जाए। तो यदि इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जा रहा है पी वाई एक्स या क्लैरेट में, तो आपको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन वाले कुछ क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आज का काम आपका ये है कि आप सॉल्वेबल फॉर वाई एक्स और क्लैरेट इतने का जो जनरल वाला है इक्वेशन, जितना एग्जांपल वाला इक्वेशन है उनको एक बार आप अच्छे से सॉल्व करके देखो। और सॉल्वेबल फॉर एक्स वाले में जहां की वाई मिसिंग था, p बराबर tan इनवर्स वाला जो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज का बताया है उसको जरूर आप सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्लियर? जी सर। सर ये n क्या है सर? कहाँ पे नेचुरल n को क्या है, यहाँ कांस्टेंट आ रहा होगा उसको इसने n मान लिया है। कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा जैसे 1/12 या आ रहा होगा -1/14 या आ रहा होगा -142, यानी कुछ आ रहा होगा तो उसको कांस्टेंट लिख दिया है उसने। एलिमिनेट करने पे मान लो कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा ना, उसको इसने n लिख दिया, क्योंकि वेरिएबल वाले सारे पार्ट को तो लिखा है इसने x² - 1/x, तो कांस्टेंट है। n कैपिटल में लिखा है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट को शो कर रहा होगा। वेरिएबल होता तो मेंशन करता है यहाँ पे, है ना। जब कांस्टेंट का कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। हाँ जी, कांस्टेंट का कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। कांस्टेंट का कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। किसके से, मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं अपन? यहाँ जो c के रेस्पेक्ट में किया है उसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। y = 20 होगा तो dy/20 1 होगा। dy/20 डिफरेंशिएट होगा सर? एक सेकंड। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ फिर से बोलिए एक बार। dy = x + 20 है। dy = x + 20 है। हाँ, dy/20 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा। पहला केस तो वही था सर, y = cx + sin ये c न्यूमरल है, कहाँ पे लिखा है? यहाँ c न्यूमरल से कहाँ बता रहे हैं? तो कांस्टेंट दोनों में केस में अंतर है ना। ये p को c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पे c कांस्टेंट जरूर है लेकिन स्पेशल केस में जा रहा है ना। ये तो सिर्फ c की बात हो रही है, स्पेसिफिक केस हो गया ना। आप तो c की वैल्यू ले दे रहे हो, ये क्या बोल रहा है? p को c लेना है बोल रहा है। और c क्या चीज है यहाँ पे? यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन होता है तो c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल रहा है। और ये c और स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन बताने का काम कर रहा है। किसका? क्लैरेट का, और स्पेसिफाई कर दिया उसने। तो c का वैल्यू कोई तो नहीं आ सकता। नहीं, वैल्यू कहाँ बोल रहा है? नहीं, वैल्यू कैसे निकालोगे? c का वैल्यू थोड़ी ना बोल रहा है। नहीं आ सर, वेरिएबल नहीं है ना, c का वैल्यू नहीं है ना जी। आप इंटीग्रेशन अभी तक कितनी बार किए हो? आप कभी भी ऐसा लिखते थे क्या कि आप dy = 2dx को आप कर दिए इंटीग्रेशन, तो आप ऐसा लिखे हो क्या? y = 2x + आप यहाँ पे 30 लिख दिए क्या? आप हमेशा c लिखे ना, और c को बताए ना हमेशा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है करके। ये इंटीग्रेशन को बताता है ना। इसका वैल्यू कभी निकाल के बताया क्या? 100 की 120 होगा कोई भी इंटीग्रेशन में, कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया हो क्या अभी तक के? बस डेफिनेट में उसको जब भी सॉल्व वैल्यू आया ना, कुछ वैल्यू ही ना आया। न्यूमेरिकल में यहाँ डेफिनेट कहाँ है? ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हो रही है ना। यहाँ पे तो a और b डिफाइन नहीं है ना। ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का केस चल रहा है ना। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, क्लैरेट इक्वेशन, इसमें जितना इंटीग्रेशन हो रहा है वो तो इंडेफिनिट है ना। तो कैसे आप कोई भी डेफिनेट वैल्यू डाल दोगे उसमें बिना कंडीशन के? जो आप केस बोल रहे हो, जो आप मेरे बोल रहे हो dy = x + 20, तो 20 को कैसे डिफाइन करेंगे हम? कहाँ से आया ये? तो 20 नहीं तो फिर कोई कांस्टेंट ही ना आएगा सर। नहीं तो c लिखना अलग चीज है ना जी। c लिखना अलग चीज है, वो यहाँ पे डिफाइन किया है, उसको आर्टिकल में डिफाइन किया है कैसे आया करके।
पूरा ऑब्जर्वेशन दिखाया है क्लेरेट ने, उसको पूरा सॉल्व करके बताया आपको कौन सा सी की मैं बात कर रहा हूं करके। ये देखो उसका तो पूरा आर्टिकल है ना, अंतर है ना, ये सी तो स्पेसिफिक केस है। ये एक भी जगह बोला क्या ये कि यहाँ पे कोई वैल्यू आ सकती है या यहाँ पर कोई वैल्यू को अज्यूम किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है वो तो केस पूरा बता रहा है क्लैरिटी इक्वेशन का। ये देखो क्लैरिटी इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग P by C, सिंगुलर सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया उस C के बेस पे। यदि C कोई भी कांस्टेंट होता तो ये तो सिंगुलर सॉल्यूशन का कंसेप्ट ही नहीं आता, फिर इसका कंसेप्ट कहां से आता? x plus f dash p equal to 0, we get an equation involving no constant. This is the singular solution of one which gives the envelope of the family of straight line. एकदम स्पेसिफाई कर रहा है वो एनवेलप ऑफ, मतलब एक स्पेसिफिक कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा बोल रहा है ऐसे केस में, है ना। इसको उधर मिक्स मत करो, इसका केस ही अलग है। ओके तो ये जो मेथड मैंने बताया आपको, इन्हीं के आधार पे आपको एग्जाम्पल और इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फिर नेक्स्ट क्लास पे फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।